करनी है जरूर जरूर। तो आप वो कर सकते हो। हाँ ठीक है, मैं एक्चुअली मैंने इंफ्रा बनाया हुआ हूँ एक्चुअली, उस पे ऊपर मैंने विंडोज सर्वर 2025 का इंस्टॉल किया हूँ और एक भी इंस्टॉल किया हूँ, पर उसको डोमेन ज्वाइनिंग जब हो रहा है मुझे दिक्कत हो रहा है, मतलब उसको ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, हम्म, तो मतलब चाइल्ड डोमेन करने के लिए मैं मुझसे दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ओके। वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब पहला वाला डोमेन कंट्रोलर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद जब नेक्स्ट वाला सर्वर पे डीसी सॉरी क्या है इसका जो एडीडीएस इंस्टॉल करके फिर उसको चाइल्ड डोमेन बनाना चाहता हूँ, उस टाइम पे ये ज्वाइन नहीं होता है। देखो तो मैं चाइल्ड डोमेन के लिए बता देता हूँ। चाइल्ड डोमेन बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आपका विंडोज सर्वर है, पहले तो वो विंडोज सर्वर है, मेंबर सर्वर है करेक्ट। आपका। वो मेंबर सर्वर अगर मैं बोल रहा हूँ, मेंबर सर्वर का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? मेंबर सर्वर मतलब डोमेन पे ज्वाइन हुआ है पर उसके ऊपर कोई जिसपे डीएनएस और डायरेक्टली लिंक देखो, इंस्टॉल करने नहीं। हैं। हाँ मैंने मेंबर सर्वर बोला, डोमेन कंट्रोलर अलग चीज है और मेंबर हाँ सर्वर अलग चीज है। करेक्ट, मेंबर सर्वर कोई भी हो सकता है, हाँ, कोई भी सर्वर मेंबर बन सकता है। एक्टिव और डायरेक्टरी डोमेन इंस्टॉल नहीं हुआ कंट्रोलर है। डोमेन कंट्रोलर वो बन सकता है जिसके ऊपर एडीडीएस रोल इंस्टॉल है। करेक्ट। करेक्ट। तो डीएनएस। तो आप मेंबर सर्वर, लेकिन मेंबर सर्वर का मतलब क्या हुआ कि वो डोमेन का पार्ट होना चाहिए। हाँ। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है मेंबर हम्म। सर्वर का। सर्वर कोई भी हो सकता है, मेंबर का मतलब हो गया, जैसे मैंने मेंबर वर्ड ऐड किया तो इसका मतलब हो गया कि वो डोमेन का पार्ट है। हाँ। करेक्ट, ये डेफिनेशन मतलब ये वर्ड्स के हिसाब से वो डोमेन का पार्ट हो गया। अब आप जिस चाइल्ड डोमेन आपकी मान लो यूपी है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, या कुछ भी नाम है एक्स वाई जेड, हम्म। उस चाइल्ड डोमेन का जो मेंबर सर्वर है, उस जो सर्वर है उसका मेंबर होना चाहिए। हम्म। समझ गए भाई? हाँ हाँ। फिर आप कौन सा अकाउंट यूज करोगे प्रमोशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए? जो आपकी चाइल्ड डोमेन है उसका डोमेन एडमिन आप यूज करोगे, वो अकाउंट उसको प्रमोट करने के लिए, एडीडीएस रोल इंस्टॉल करने के लिए। जस्ट हम्म। सपोज मान लो मैं अभी आपके सामने ही एक प्रमोट करते हैं, मेरे को भी ये प्रमोट ही करना था। दिख रहा है ना, ये जो है हमारा सर्वर है। और इसके ऊपर अगर मैं देखूं रोल्स एंड फीचर्स में, और मैंने रिमूव पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी का कोई रोल्स पड़ा नहीं हुआ है, एडीडीएस करेक्ट हाँ इंस्टॉल हाँ नहीं है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? अगर हाँ मैं भाई। यहाँ पर बट डीएनएस पड़ा हुआ है, डीएनएस का क्या पड़ा हुआ है, डीएनएस का कंसोल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंसोल हटा दूं। ये एक सर्वर है जिसके ऊपर अ, किसी ने ऑलरेडी एडीडीएस का रोल डाला है और उसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, हो सकता है इसके ऊपर इश्यूज आए हैं, क्योंकि इस सर्वर का नाम पुराना ही है जो पहले था। अगर मैं इसको अनइंस्टॉल कर दिया है, ये जब तक अनइंस्टॉल हो रहा है, मैं इसका जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, प्राइमरी बोले तो जो फॉरेस्ट में है, वो एक बार देख लेता हूँ। फॉरेस्ट वाले के पास क्या है उसको भी लाता हूँ यहाँ पे। फॉरेस्ट वाले के पास अगर इसका कंप्यूटर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, हम्म। तो मतलब ये पहले कभी डोमेन कंट्रोलर था। ओके। ठीक है, हमने इसको क्या किया, फिर से मेंबर सर्वर बनाया। ओके, मतलब इसका मतलब है डीडीएस रोल हमने अनइंस्टॉल किए। ओके। ठीक है, क्लियर रोहित एंड संबित। हाँ संबित यस और श्योर। निशांत। ठीक है, तो ये एक सर्वर था जिसका नाम है, नाम भी देख लेते हैं यार, सर्वर का नाम सही आपको याद रहेगा कि नाम क्या है। करेक्ट, इसका नाम है वीएम वेब 1।
ये देखो आप, ये डोमेन का पार्ट था, अभी ये डोमेन से हटा भी नहीं है, करेक्ट। बस इसके ऊपर एडीडीएस रोल हटा दिए गए हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको देखो, एक जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस ऑब्जेक्ट या फिर उस कंप्यूटर, जैसे ये कंप्यूटर है, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट जाके बन गया एडी में, करेक्ट। और हम्म। इस पर्टिकुलर, जब एक क्या बोलते हैं, नॉर्मल सर्वर होता है, जब डोमेन में ज्वाइन होता है, तो उसका आप ऑब्जेक्ट डिलीट भी कर सकते हो, या रिमूव कर सकते हो, या रीनेम कर सकते हो, बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी पे उतना उसके डेटाबेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जैसे ही आप किसी सर्वर को प्रमोट करके डोमेन कंट्रोलर बनाते हो, तो उसके थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब समझ लो जाके बन जाते हैं एक लोकेशन पे, ठीक है, एक डेटाबेस में, जो कि जो डेटाबेस सबके साथ में सिंक हो रहा है, जितने भी डोमेन कंट्रोलर हैं, करेक्ट। करेक्ट। अब क्या होता है कि आपने जैसे ही ये सर्वर वीएम वाला मैंने हटाया, इसके ऊपर से, मतलब इसको डिमोट किया, ठीक है, अगर मैंने इसको डिमोट किया, तो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं 1% या 0.5% चांस है, एक ना एक रिकॉर्ड रह गया होगा। वो मैं चाहे जितना ढूंढूं, वो मेरे को मिलेगा नहीं, क्योंकि जो मेरे को दिखता है, हमें जो, हमें और तुम्हें दिख रहा है, ये डिमोट अगर हम करते भी हैं, तब भी जो ना, अगर डिमोट आपका सक्सेसफुली हो गया, बहुत अच्छे से आपने डिमोट किया, तब भी 1% चांस है उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड रह जाएगा। और वो रिकॉर्ड हो सकता है डीएनएस का ना हो, उसके डेटाबेस में हो, एनटीडीएस, वहां से रिकॉर्ड ढूंढना, वहां से डिलीट करना बहुत इम्पॉसिबल माना जाता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट खुद बोलता है इस चीज को, कि अगर आप, यहां पर है मेरा VM01, VM वेब 1, अगर मुझे इसको रिप्रमोट करना है, ठीक है, तो सबसे हम्म। पहली चीज क्या है, मैं, माइक्रोसॉफ्ट की ये वर्डिंग्स है कि पहले, सबसे पहले आप VM1 को फॉर्मेट कर दो। ओके। हाँ, फॉर्मेट करने से फायदा क्या होगा, एक जब हम कोई सर्वर बनाते हैं, तो एक उसकी आईडी जनरेट होती है, वो उसका एक्टिव डायरेक्टरी से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी सर्वर बनाएंगे, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं, सिस्टम प्रेप अगर चलाऊंगा तो वो मिल जाएगा मेरे को, उसको ऐसे कुछ बोलते हैं ऐसे। तो एक आईडी जनरेट होती है, यूनिक आईडी होती है उस ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे इसमें इस ये जो आईडी है पर्टिकुलर, VM101 के, VM1 इसका जो नाम है उसके लिए जनरेट हुई है। बट अगर मैं इसका नाम रीसेट भी कर दूंगा ना, तब भी वो आईडी इसके साथ, नए नाम के साथ में मैप हो जाएगी, और वो आईडी जाके आपके एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में रजिस्टर्ड हो जाती है। अगर आप इसको रिप्रमोट करोगे, फिर से प्रमोट करोगे, तो मे भी हो सकता है ये एरर दे, मे बी 100%, मतलब मैं नहीं कह सकता हूँ, कभी हो जाता है, कभी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हम या तो फॉर्मेट करें या प्रमोट करके देख लेते हैं। जैसा आप लोग बताओ, अगर आप बोलते हो कि मैं इसको प्रमोट करते हैं हम, ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रबल शूटिंग भी करनी पड़ेगी, और वही हमारे लिए लर्निंग है, ठीक है। नॉर्मल अगर फ्रेश, जैसे आपका संबित है, आप बोल लो कि फ्रेश कर रहे हैं, आप जस्ट सपोज सोचो कि ये फ्रेश है पूरा, बट मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बता दिया कि ये हो चुका है इस डोमेन कंट्रोलर के साथ में, तो हम ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, देखते हैं उसको प्रमोट करके, कि अगर मेरे को कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करना पड़ा, तो वो भी हम करते हैं, ओके। ठीक है। हाँ। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, ये अभी भी इसका चाइल्ड डोमेन के ऑब्जेक्ट ऐड है। तो ये प्रॉब्लम रहेगी, तो मैं एक काम करता हूँ इसको, हम्म, ठीक है, पहले मैं इसको डोमेन से वर्क ग्रुप में डालता हूँ, ठीक है, और इसका नाम भी चेंज कर दे रहा हूँ, इसका नाम रख दे रहा हूँ न्यू DC01। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हो, यहाँ पे हम लैब में हैं, ओके। ठीक है?
तो अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो या फिर लैब को छोड़ के, तो हमेशा जो डोमेन कंट्रोलर सर्वर कभी डोमेन कंट्रोलर था, ठीक है, तो आप ट्राई करो कि उस सर्वर को फॉर्मेटी किया जाए। मेरे को इसका पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड सेव है तो मेरे को पासवर्ड याद भी नहीं है। कोई ज्वाइन हुआ है, एक मिनट उसको इन कर देते हैं। Hello, am I audible? या Yes. Okay, yeah, thank you. हाय तरुण। Hello, hi Piyush bhai. तो यहाँ पे तरुण हम क्या करने जा रहे हैं, एक डोमेन कंट्रोलर था मेरे पास एग्जिस्टिंग, उसको हमने डिमोट किया है। डिमोट करने के बाद उस डोमेन कंट्रोलर का नाम हमने चेंज किया, अभी उसका नाम न्यू DC01 रखा है और वर्क ग्रुप में डाल दिया उसको। अब इस डोमेन कंट्रोलर को माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि अगर आपने किसी डोमेन कंट्रोलर को डिमोट किया है, देन उसको फॉर्मेटी करो, ठीक है। आप उसको रीयूज मत करो एज अ डोमेन कंट्रोलर, मतलब उसको दोबारा कोई नाम मत दो, उसको फॉर्मेट करके मे बी उस हार्डवेयर को फॉर्मेट करके आप दूसरा, मतलब काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई ओएस इंस्टॉल करते हो पर्टिकुलर किसी हार्डवेयर के ऊपर, तो वो एक आईडी जनरेट होती है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, करेक्ट। हाँ, हाँ, तो अगर आप फिर से उसको डोमेन में प्रमोट करते हो या ज्वाइन कराते हो तो एरर्स आना शुरू होंगी। तो हम यहाँ पर ये करने जा रहे हैं कि हमने इसको फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं, हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। देखते हैं इश्यूज क्या आते हैं। इसमें दो चीजें होंगी, इश्यूज अगर आएंगे तो हमें पता भी चलेगा इश्यूज क्या, मतलब क्या इश्यूज आ सकता है, और हो सकता है होपफुली इशू ना भी आए, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये डोमेन कंट्रोलर हमारा हमने अभी रिमूव किया है या डिमोट किया है, इसके ऑब्जेक्ट हम देखेंगे कहां पर, अपने रूट डोमेन कंट्रोलर या फिर और भी जो हमारे पास चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर हैं उनमें देखते हैं उसके ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, करेक्ट। हाँ, और कंप्यूटर एंड यूजर्स उसमें जाके ना। हाँ, कंप्यूटर यूजर डीएनएस सब जगह हमें चेक करना पड़ेगा। तो किसी को याद है नाम क्या था हमारे इसका? किसका? हाँ हाँ, जो अभी हमने डिमोट किया था, जिसको अभी हमने रिबूट किया है। noida.microsoft.com। नहीं नहीं, नोएडा डॉट माइक्रोसॉफ्ट तो डोमेन का नाम था। हाँ। अच्छा, ये न्यू डीसी 01 है जो अभी नया नाम दिया है, इसका पहले नाम था VM01, VM1 कुछ ऐसे ही नाम था, ठीक है। तो हमें नाम पता है। अब मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ रूट पे, ठीक है। तो रूट पे अगर लॉगिन करता हूँ और देखता हूँ कि उसके ऊपर क्या है अभी, इस इस डोमेन कंट्रोलर के लिए क्या अभी ऑब्जेक्ट्स हैं। ये मैं रूट पे लॉगिन हो गया हूँ, ठीक है। तो ये हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर है। अगर आप यहाँ पे मैंने अच्छा आईपी लिखा हुआ है रूट का, मैंने 4 रखा था, तो मे बी मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। Yes.
अच्छा, मीनवाइल मैं ये पूछता हूँ कि हमारे पास मतलब जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूअर के, कि हमारे पास 3 डोमेन है, ठीक है, 3 डोमेन है, तो कितने हमारे पास एफएसएमओ रोल्स होंगे? 3 ही एक्चुअली एफएसएमओ रोल डोमेन वाइज एफएसएमओ रोल रहेगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब हम्म फॉर स्टेज टू रोल रहेगा, एंड मतलब स्कीमा रोल एंड डोमेन एडमिन रोल, सॉरी डोमेन हम्म रोल, एंड हम्म। अदर 3 रोल डोमेन पे रहेगा। ओके, पहला दो जो जो डीसी होंगे उसमें हम्म, 5 रोल ही रहेगा, और उसके बाद जो 2 डीसी होंगे उसमें 3 रोल रहेगा। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 5। 5। नहीं नहीं, टोटल रोल्स कितने हो गए? देखो यहाँ पर क्या है, फिर से मैं दिखाता हूँ। मैंने बोला 3 डोमेन, ठीक है, एक डोमेन, दूसरी डोमेन, तीसरी डोमेन, 3 डोमेन है, हम्म। करेक्ट? यहाँ पे 3 डोमेन हो गई ना? ओ हाँ, अच्छा, सॉरी सॉरी, 3 डोमेन मतलब उस तीनों डोमेन में अलग से मतलब एफएसएम रोल रहेगा, 5 रोल ही रहेगा। देखो मैं यहाँ पर अगर मैंने 3 डोमेन बोली तो इस 3 में से एक फॉरेस्ट जरूर होगी, करेक्ट? हम्म, करेक्ट। ठीक है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन बोलने का तरीका है। अगर मैं आपसे बोलूंगा एक फॉरेस्ट है, 2 डोमेन है, वो तो सबको ही पता होगा, मतलब मैं सोचता हूँ कि मतलब जनरली अगर आप L3 या L2 के लिए जा रहे हो तो वो आपसे यही पूछेगा 3 डोमेन है मेरे पास, तो आपको खुद गेस करनी है, एक फॉरेस्ट होगी, ओके। ठीक है, एक फॉरेस्ट हो गई, 2 ये डोमेन हो गई। आप यहाँ पर बताओ हमारे पास कितने टोटल एफएसएमओ रोल्स होंगे? 14 1 4। ओके, किसने बोला 14 भाई? संबित। संबित 14, ओके। और कोई बताना चाहेगा? दो तो फॉरेस्ट वाइड होगा, हम्म 2 हाँ, रोल 11 फॉरेस्ट वाइड 11। होगा। 11। हाँ, कैसे? फॉरेस्ट के पास 5 और बाकी 2 डोमेन के पास 3 ठीक है, 3। देखो मैं फॉरेस्ट लिख दे रहा हूँ, रूट, ठीक है, समझ जाओगे ना रूट के हिसाब से फॉरेस्ट, हाँ हाँ ठीक है, 3 इसके पास हो गए, 3 नीचे वाले के पास हो गए, ये हो गए हाँ टोटल। हम्म, हाँ 11। हम्म क्योंकि ये फॉरेस्ट फॉरेस्ट जो होगा उसके पास 2 स्पेशल रूल्स होंगे और सब में बराबर ही रूल्स होंगे, मतलब ठीक है। मैंने सोचा कि वो फॉरेस्ट वाला को छोड़ के तीनों है। ओके। कोई नहीं, बहरहाल आप समझ गए ना, इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे समझना कि हाँ कैसे निकले, कैसे कैलकुलेट किया हमने। ओके, तो तीनों डोमेन मतलब फॉरेस्ट को मिला के वो काउंट होता है, ऐसे पूछते हैं क्या? हम्म ओके। हमेशा जो रूल्स एफएसएमओ रूल्स जो पूछे जाएंगे वो टोटली काउंट किए जाएंगे, ओके। 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 अगर आपसे कोई एफएसएमओ रूल्स पूछेगा तो वो एफएसएमओ में 5 के 5 रूल्स आते हैं, ठीक है। ठीक। अब वो अलग बात है, किसी एक डोमेन के पास 5 हैं और किसी एक डोमेन के पास 3 है, ठीक है, बट आपसे टोटल ये पूछा गया इस एनवायरनमेंट में टोटल कितने रोल्स हैं, करेक्ट? करेक्ट। ये पूछा गया आपसे, तो ये मतलब बीएम टेस्ट लैब देखो यहाँ पर जो है noida.microsoft.com, अगर आपको एक डोमेन से दूसरे डोमेन में स्विच करना है तो यहाँ पे चेंज डोमेन का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक डोमेन से दूसरी डोमेन में स्विच कर सकते हो। जैसे मैंने बीएम टेस्ट लैब है यहाँ पर, जो हमारा कंप्यूटर ऑब्जेक्ट बना है नोएडा के अंदर, और वो भी डोमेन कंट्रोलर के अंदर वीएम टेस्ट लैब बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा वीएम वेब 1 है, फाइल सर्वर है, क्लाइंट 1 है। ये जो फॉरेस्ट है ये मैं यूज करता नहीं हूँ, कोई और यूज करता है, आई थिंक प्रियंका ज्वाइन करती थी ना पहले, उसने ये एनवायरनमेंट बना के दिया था मेरे को, तो ये वीएम टेस्ट लैब
अभी यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, और अगर हम यहाँ पर जाएं दूसरे इन्वायरमेंट में देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, तो आप यहाँ पर सीधे क्लिक कर सकते हो तो ये इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसमें से कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है? लेट मी चेक। ठीक है, ये MP couldn't not be found। अब मैंने MP के डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन किया है, देखना चाहता हूँ कि क्या इशू है कि ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं ये फॉर्मेट हो गया हो। तो एक बार देख लेते हैं इसके ऊपर। हाँ, इसके ऊपर AD है नहीं, नहीं है तो फिर क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? ये भी नोएडा है, तो MP है नहीं हमारे एनवायरनमेंट में। MP को रिमूव कर दिया गया है, MP डोमेन को। ठीक है, तो ठीक है, MP अगर डोमेन को रिमूव किया गया है, तो जो हमने अभी जिस MP, लेकिन डोमेन जब रिमूव हुई है वो प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं हुई है। कैसे पता आपको? क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी भी आ रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से उसको डिमोट नहीं किया गया है। समझ में आया भाई? यस। हाँ क्योंकि तो इस इसको एनवायरनमेंट में प्रॉपर्टी देखो, इस एनवायरनमेंट में 3 डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, तीनों पे मैंने लॉगिन कर लिया है, 3 डोमेन कंट्रोलर है। ये जो VM वेब वाला था जिसके ऊपर हम पहले लॉगिन किया था, जो था नहीं, ये वाला नोएडा का पार्ट है, और ऊपर वाला है रूट का। ठीक है, तो MP है ही नहीं यहाँ पे, इस मैंने तीनों पे लॉगिन कर लिया। तो क्या हुआ है, MP है नहीं यहाँ पर, इसका मतलब है MP को फॉर्मेट किया गया है, बट MP प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट हुआ नहीं है। अगर मेरे को यहाँ पे ये दिखता रहा हमेशा, तो इसका मतलब इसके ऑब्जेक्ट अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट में। करेक्ट? यस। अब ये हम कैसे चेक करेंगे इसके ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? साइड एंड सर्विसेज में सबसे पहले जाके देख लेते हैं साइड एंड सर्विसेज पे क्या है। यहाँ पे देखो MP है, ठीक है, और MP के अंदर कोई सर्वर है, MP के अंदर कोई सर्वर है, डोमेन कंट्रोलर है या नहीं है वो भी पता चल जाएगा यहाँ से। यहाँ पर कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं है, बट अगर तुम नोएडा पे जाते हो, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना। अगर तुम नोएडा के अंदर जाते हो तो तुम्हें सर्वर मिल जाएगा, यहाँ पे सर्वर मिला, बट यहाँ पर VM वेब है, और उसका नाम VM वेब ही था। एक मिनट फिर से देखते हैं कहाँ गया। हाँ, इसका नाम VM वेब ही है, ये देखो जो लास्ट वाला है, इस पे मैं सबसे पहले लॉगिन हुआ था। आप लोगों को शायद नाम याद हो, VM वेब ही था जिस पे मैं पहले लॉगिन हुआ था, जिसका रीनेम मैंने नाम रीनेम किया है। ठीक है, तो ये हुआ क्या है इस पे कि MP को रिमूव किया गया है, बट MP ना प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं हुआ। उसमें सर्वर तो उसका डोमेन कंट्रोलर तो चला गया, और इन इन तीनों जो साइट्स बनी हुई हैं, ये तीनों साइट्स जो बनी हुई हैं, इन तीनों साइट्स में एक ही एक डोमेन कंट्रोलर है। जैसे रूट है, ये हमारा UP है रूट, नोएडा है चाइल्ड डोमेन, और MP भी है चाइल्ड डोमेन। ठीक है, ये कैसे पता मुझे? अगर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे चेंज डोमेन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखोगे आप microsoft.com है, फिर MP है, और फिर नोएडा है। करेक्ट? और अगर साइड एंड सर्विसेज पे जाओगे, तो साइड एंड सर्विसेज पे आप देखोगे जो यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर है एज्योर यूजर, उसका नाम है microsoft.com। मतलब ये जो microsoft.com का डोमेन कंट्रोलर है उसका नाम है एज्योर यूजर। ये क्या है? रूट डोमेन है। ठीक है,
भाई समझ में आ रहा ठीक है? है। हाँ हाँ मतलब बोलते रहना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को बता देना। अब यहाँ पर एमपी जिसने भी किया है उसने क्या किया, एमपी को डिलीट नहीं किया है। ठीक है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ यहाँ से। अभी मैं किसके ऊपर लॉगिन हूँ, रूट। ये डिलीट जो ऑब्जेक्ट ये डिलीट होगा वो रूट डोमेन कंट्रोलर से ही डिलीट होगा। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। डू नॉट डिलीट एमपी कंटेनर बिकॉज ऑब्जेक्ट डोमेन कंट्रोलर वेब। ओके ठीक है, अभी मैं ये चेक करता हूँ मैं किस डोमेन कंट्रोलर पे हूँ। ये मतलब प्रॉब्लम्स आती रहती हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से डिलीट नहीं करोगे। अभी मैं रूट पे ही हूँ, बट इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूं मैं, और पैरेलली हम वो भी रन कर देते हैं। अब मैं जो हमारा सबसे पहला वाला डोमेन कंट्रोलर था ये है न्यू DC01। इसको एज क्या प्रमोट करना था मुझे, चाइल्ड डोमेन। अब ये मैं किस में करने जा रहा हूँ, नोएडा में। ठीक है, चाइल्ड डोमेन को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोई बताएगा? आईपी असाइन करना, स्टैटिक आईपी। सबसे पहले हमें यहाँ पर डीएनएस एड्रेस डालना होगा। डीएनएस एड्रेस किसका होना चाहिए, या तो आप नोएडा में किसी भी डोमेन कंट्रोलर का डीएनएस एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। और जैसे यहाँ पे अभी पड़ा हुआ है, अगर मैं ये पहला वाला चेक करूँ ये किसका डीएनएस एड्रेस पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ns lookup 10.0.0.4। ठीक है, ये हमारा फॉरेस्ट DNS.microsoft, ये तो 172.0.0.4। ये क्या आ रहा है, ओके 172.617। ओके, इसका मतलब है ये जो दोनों अब यहाँ पे बता सकते हो ये क्यों, ये क्या प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है, मतलब गेस कर सकता है? जैसे मैंने यहाँ पे ये डाला 10.0.0.4, मेरे को ये लग रहा था कि ये जो आईपी है ये डोमेन कंट्रोलर का आईपी है, रूट वाले डोमेन कंट्रोलर जो मैंने देखा था, और यहाँ पे डीएनएस में भी यही पड़ा है। और ये वाला जो आईपी है 172.17.0.4, ये मुझे लग रहा था कि नोएडा वाले डोमेन कंट्रोलर का आईपी है। बट जैसे ही मैं इनको एनएस लुकअप कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कुछ और आ रहा है, मतलब ये आना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉरेस्ट डीएनएस जोन .microsoft.com, इसका मतलब है यहाँ पर कोई रिकॉर्ड गलत सर्वर ये आ रहा है, सर्वर यहाँ पे ये सर्वर नेम आना भी नहीं चाहिए, फॉरेस्ट डीएनएस। ऐसा कभी नाम होता नहीं है फॉरेस्ट डीएनएस जोन। फॉरेस्ट डीएनएस जोन हमारे पास जोन होती है पर्टिकुलर, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। करेक्ट? यस, करेक्ट। इसका मतलब क्या, वो 10 डॉट जो आईपी है उसके मतलब उसके साथ वो वाला नेम कोई किसी ने रिकॉर्ड में ऐड करके रखा है क्या? हाँ, मुझे लगता है किसी ने गलत रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ओके, तो अब हम जाके इसको देख लेते हैं ना, किस गलत रिकॉर्ड बना है, क्या है। इसको बाद में मैं डिलीट करता हूँ, पहले डीएनएस देख लेते हैं। ये अभी मैं रूट वाले डोमेन कंट्रोलर पे हूँ, तो यहाँ पर हम रूट वाले डोमेन कंट्रोलर पे आते हैं
और microsoft.com पे जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये जो रिकॉर्ड बना हुआ है सही बना हुआ है, होस्ट रिकॉर्ड, करेक्ट। ये हमारा होस्ट रिकॉर्ड किसका है, 10.0.0.4, और यही हमारा डोमेन कंट्रोलर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यही डोमेन कंट्रोलर है, कोई बता सकता है कि ये मैं होस्ट रिकॉर्ड तो सभी के हो सकते हैं, बट ये कैसे पता चलेगा कि ये जो होस्ट रिकॉर्ड है यही डोमेन कंट्रोलर का होस्ट रिकॉर्ड है। मेरे को नाम पता है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये होस्ट रिकॉर्ड है, बस जस्ट सपोज मान लो मेरे को नाम नहीं पता है, कोई बता सकता है इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, भले ही ये सारा पार्ट है ट्रबल शूटिंग का। नहीं नहीं नहीं, आप पूछ रहे हैं, अच्छा हो रहा है, मतलब हम लोग को इससे क्या होगा, बेसिक मतलब पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। हाँ, मैं ये इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ये ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। आप कैसे वेरीफाई करोगे कि होस्ट रिकॉर्ड डोमेन कंट्रोलर का ही है। NS लुकअप से। नहीं, SRV रिकॉर्ड से। हाँ, SRV रिकॉर्ड तो है ही, उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा है इसके ऊपर ही एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, जिसका नाम है नेम नेम सर्वर। सर्वर। हाँ, ठीक है, नेम सर्वर की डिफिनेशन के हिसाब से आप नेम सर्वर की अगर मैं पूछूं नेम सर्वर क्या होता है तो आप क्या बताओगे नेम सर्वर क्या होता है। ये ये रिकॉर्ड का नाम नेम सर्वर है, वो ठीक है। ऑथोरिटेटिव जो DNS सर्वर है उसका इंफॉर्मेशन रखता है। ऑथोरिटेटिव। हाँ, और ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर कौन होगा डोमेन कंट्रोलर में, डोमेन कंट्रोलर खुद होगा, करेक्ट। क्योंकि डोमेन कंट्रोलर के पास दो चीजें हैं, दो रोल्स हैं, एक है एक्टिव डायरेक्टरी, दूसरा रोल कौन सा है, डीएनएस, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। यस। भाई जब आपने इसको एडीडीएस रोल इंस्टॉल किया है, ये मे बी शायद आप लोगों को पता है नहीं पता है, मैं आपको आपके सामने भी जब प्रमोट करूंगा तो आपको दिखाऊंगा। जब हम एडीडीएस रोल को टिक करते हैं, ठीक है, तो डीएनएस रोल ऑटोमेटिकली आ जाता है। डीएससीपी यहाँ पर अलग से डाला गया हुआ है, बट डीएनएस और एक्टिव डायरेक्टरी रोल, एडीडीएस रोल, ये एक साथ पढ़ते हैं, बट हम क्लिक किसके ऊपर करते हैं, एडीडीएस के ऊपर। जैसे ही आप एडीडीएस पे क्लिक करोगे वो बाय डिफॉल्ट डीएनएस को पिक कर लेता है, ठीक है। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडीडीएस एक्टिव डायरेक्टरी विदाउट डीएनएस काम कर सकती है, नहीं। नहीं, क्यों। क्योंकि वो AD जो होता है ना वो DNS के साथ इंटीग्रेटेड है, इसीलिए। नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है करेक्ट। सर क्यों। क्योंकि सारे यूजर्स और हर ऑब्जेक्ट का एक आईपी एड्रेस होता है, और मशीन्स और राउटर सब आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं, और एक्टिव डायरेक्टरी में सारे नेम्स होते हैं, और डीएनएस रिकॉर्ड में सारे आईपीज होते हैं। सो जब नेम से अगर इंटरनेट कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो कुछ वर्क ही नहीं करेगा कि आपने तो डीएनएस होना चाहिए। तो जब हम नेम डालते तो उसका वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो डीएनएस वो आईपी एड्रेस से ही आइडेंटिफाई करेगा। सो डीएनएस प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। अच्छा ये बताओ, ये जैसे मैंने यहाँ पर ये मशीन का जो रिमोट लिया है वो क्या है, पब्लिक आईपी है मशीन का। मतलब आईपी है, पब्लिक से मतलब नहीं, आईपी है, करेक्ट। यस। ठीक है, अब मैं इसका रिमोट ले पा रहा हूँ, ठीक है, क्यों ले पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आईपी पता है, करेक्ट। अगर यही आईपी मेरे पास थाउजेंड्स आईपीज हो तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा थाउजेंड्स आईपीज, उनको रिमेम्बर करना एक बहुत बड़ी जॉब हो जाएगी मेरे लिए, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज क्या है, मुझे रोहित का नाम पता है, सौंदर्य का नाम पता है, और संबित का नाम पता है, तरुण का नाम पता है, निशांत का नाम पता है, बट अगर तुम सबके आईपीज होते तो हो सकता है मैं गलती कर जाता, क्योंकि ह्यूमन जो मेंटेलिटी है वो नाम को याद कर सकती ना कि आईपी को।
करेक्ट? तुम्हारे स्कूल में या कॉलेज में तुम लोगों ने बहुत लोगों के साथ में पढ़ाई की होगी, किसी एक का भी रोल नंबर अपने सिवा या अपने आगे पीछे वाले का रोल नंबर तुम्हें याद होगा, बट अगर और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, क्या तुम्हें सारे बच्चों के रोल नंबर याद है? किसी के रोल नंबर याद नहीं होंगे, बट नाम याद होंगे मोस्टली लोगों के, करेक्ट? यस। तो यहां पर जब नेटवर्क काम करता है आईपी के ऊपर, हेलो मेरी आवाज आ रही ना? हाँ हाँ यस यस हाँ, नेटवर्क काम करता है आईपी के ऊपर, ठीक है? नेटवर्क क्या करता है? जो कम्युनिकेशन करता है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे कम्युनिकेशन होता है, वो आईपी के थ्रू होता है। अगर आप आईपी असाइन नहीं करोगे एक डिवाइस को या दूसरी डिवाइस को, वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, करेक्ट? यस बिना आईपी आपने कभी कोई डिवाइस को कम्युनिकेट होते हुए देखा है? नेटवर्क में होगी नहीं। जनरली अगर किसी डिवाइस पे आईपी नहीं पड़ा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो नेटवर्क में नहीं है, या उस पे केबल कनेक्ट नहीं है। मतलब आईपी मिलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है हम स्टैटिक आईपी दे रहे हो या डायनेमिक आईपी दे रहे हो। डायनेमिक का मतलब है डीएचसीपी, ठीक है? तो यहाँ पर जब तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आईपी नहीं होगा या उस डिवाइस के ऊपर आईपी नहीं होगा, तब तक वो डिवाइस हमारी नेटवर्क में नहीं होगी। अगर वो डिवाइस नेटवर्क में है और उस डिवाइस तक एडी कैसे रीच करेगा? क्योंकि एडी में आपने अभी तक कोई आईपी तो लिखा नहीं। यहाँ पर आपने कभी आईपी लिखा हुआ देखा है? यहाँ पे नाम देखा है, राम, सिसएडमिन, गेस्ट, ये सब क्या है? नाम है, ठीक है? एनी हाउ डोमेन एडमिन भी एक नाम ही है, ठीक है? ये सारे नाम है। यहाँ पे भी कंप्यूटर का एक नाम है, आईपी नहीं है। तो आईपी और नाम, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिख दिया एडी काम करता है नाम के लिए। एडी पे सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं नाम के हिसाब से, ठीक है? एडी में। और नेटवर्क काम करता है हमारा आईपी के हिसाब से। बट ये जो ऑब्जेक्ट हमने नाम लिखा है, ये डिवाइस 1 का नाम लिखा है। यहाँ पे मान लो ये डिवाइस 1 का नाम लिखा है, ठीक है? डिवाइस 1 रियली में एग्जिस्ट करती है, मतलब ये फिजिकल है, ठीक है? अब नाम क्या है? लॉजिकल है, ठीक है? फिजिकल और लॉजिकल। अब इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट कौन करेगा? यानी इन दोनों को आपस में अगर मैं नाम लिखूं तो मुझे आईपी मिल जाए, और वो डिवाइस, दूसरी डिवाइस जो डिवाइस 02 है, डिवाइस 03 है, वो समझ जाए हाँ इस डिवाइस के बारे में बात हो रही है। तो वो काम क्या कौन करता है यहाँ पर? डीएनएस। डीएनएस की अगर तुम डेफिनेशन देखोगे तो डीएनएस की डेफिनेशन क्या है? नेम टू आईपी, आईपी टू नेम कन्वर्ट। मतलब ये सिंपल डेफिनेशन है, नेम टू आईपी और आईपी टू नेम। आईपी कहाँ है? नेटवर्क में। नेम कहाँ है? एडी में, ठीक है? अब समझ में आया? तो सबसे पहले जैसे ही आप कोई डोमेन कंट्रोलर, मान लो आप पहला डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर रहे हो, तो यहाँ पर टीसीपी आईपी में आपका पहला डोमेन कंट्रोलर है, तो आप टीसीपी आईपी में कोई आईपी दोगे ही नहीं डीएनएस में, ठीक है? बट अगर आपने पहला डोमेन कंट्रोलर उठाया, उसको प्रमोट कर दिया, तो प्रमोट करने के बाद आप देखोगे एक आईपी वहां पे पड़ा होगा डीएनएस में बाय डिफॉल्ट। वो आईपी होता है 127.0.0.1। इसको हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेस, एड्रेसिंग। ठीक है? लूप बैक एड्रेस का मतलब क्या होता है? ये डीएनएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लूप बैक एड्रेस, इसलिए मैं बता रहा हूँ डीएनएस के लिए। ठीक है, इस डिवाइस के ऊपर कहीं पे भी ये आईपी नहीं पड़ा है और मैं इसको पिंग करता हूँ, रिप्लाई आ रहा है। ये डिवाइस, ये आईपी कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, कहीं पे भी नहीं यूज हो रहा है इस डिवाइस के ऊपर। अगर मैं आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, ऑल करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख लो ये आईपी जो पड़ा हुआ है इस कंप्यूटर के ऊपर गेटवे 01 है, ठीक है, और आईपी ये है, और इसका जो डीएनएस ये पड़ा हुआ है, ये 127 आईपी है ही नहीं। डीएचसीपी जो है 168.63.129 ये आईपी पड़ा हुआ है। इसको भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है,
ये आईपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रबल शूटिंग में। मैंने फेस किया है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, वो फंस जाते हैं इन चीजों में। ठीक है, ये बेसिक है, मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, और ये आपको ट्रबल शूटिंग में काम आएगा। जब आप इस आईपी को पिंग करते हो 127 लूप बैक एड्रेस, तो ये क्या पिंग करता है, आपके एनआईसी कार्ड को ही पिंग करता है कि आप इस डिवाइस से आप अपने एनआईसी कार्ड तक रीच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आपके एनआईसी कार्ड में जो कि नेटवर्क कार्ड है, अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो आप इस आईपी को नहीं पिंग कर पाओगे। समझे? तो होता क्या है, जैसे ही आप एडी को प्रमोट करते हो, तो सबसे पहला डीएनएस में आईपी ये मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आईपी पड़ा हुआ है, इसकी जगह पे ये दोनों आईपी पड़े हुए हैं, इसकी जगह पे ये आईपी आपको मिलेगा। ठीक है, तो उससे उससे होता क्या है कि ये जो क्यूरीज होती हैं, मतलब इस डीसी का नाम जो भी है एजोर यूजर, ये खुद को रिजॉल्व करेगा, किसको यूज करके, लूप बैक एड्रेस को यूज करके, तभी वो डीएनएस आता है वहां पे। मे भी आप समझे नहीं होगे, क्योंकि ये अगर आप ऐसे समझाता हूँ दूसरे फॉर्मूले से मैं इसको। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि यहाँ पर मैंने इसको आईपी ये दिया है, ठीक है, और ये दिया है। ये आईपी क्यों दिया है इसको, कोई बताएगा? अब मैं इसको एक मेंबर सर्वर नहीं है, ये भी नॉर्मल सर्वर है जो कि वर्क ग्रुप में है, इसको मैं प्रमोट करने जा रहा हूँ। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ यस सर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि मैं इस एक सर्वर है जिसको मैं प्रमोट करने जा रहा हूँ, उसको प्रमोट करने के लिए एग्जिस्टिंग डोमेन में, किसी एग्जिस्टिंग डोमेन में ऐड करने जा रहा हूँ एज अ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, उसको प्रमोट करने से पहले मैंने प्रिफर्ड डीएनएस में कुछ आईपीज डाली हैं, और अल्टरनेट डीएनएस में भी मैंने कुछ आईपीज डाली हैं। तो ये आईपीज किसकी होंगी? रूट का डीएनएस का। मतलब किसी भी डीएनएस सर्वर की होंगी, जरूरी नहीं कि वो रूट की हो। किसी भी एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में जिसमें मैं इनको प्रमोट करने जा रहा हूं, उसमें किसी भी डोमेन की हो, बट यहां पर प्रेफरेंस क्या होगी, ये आईपी हमेशा ऊपर होना चाहिए जब आप प्रमोट करने जा रहे हो। अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं जो ये नया डोमेन कंट्रोलर ऐड करने जा रहा हूं, वो नोएडा के अंदर ऐड करने जा रहा हूं, नोएडा डोमेन में, और ये नोएडा डोमेन का एग्जिस्टिंग आईपी है 172.17। ठीक है, अगर मैं इसको चेक करूं 172.16 किसका आईपी है, ये है हमारा 172.16 वाला डोमेन कंट्रोलर। अगर इसका आईपी मैं चेक करता हूं, cmdb आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, ओके, इसका आईपी 172.16 है, वहां पे 17 पड़ा है, मे बी किसी ने गलती से पढ़ा होगा। तो अब मैं ये देखता हूँ, ये जो 16 है, इसका मैं डीएनएस चेक कर लेता हूँ। डीएनएस भी हमें चेक करना था। ठीक है, वीएम टेस्ट लैब इसका डीसी का नाम है, और नोएडा डोमेन है ये हमारी, इसके ऊपर 16.04 ये बना हुआ है। ओके, यहाँ पर 17 नहीं है, ये 16.04 है, इसलिए ये यहाँ पे 16.04। अब मैं ये जो डोमेन कंट्रोल, ये जो भी सर्वर है नया, इसको मैं एज अ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका जो प्राइमरी डीएनएस है वो उसी डोमेन के डोमेन कंट्रोलर का डाला है। समझ में आया क्यों डाला है? क्योंकि ये जब प्रमोट होगा, ये जो अभी हमारा नया सर्वर है जिसका नाम हमने क्या लिखा था, इसका नाम डाला था हमने, इसका नाम है न्यू डीसी 01। हाँ, न्यू डीसी 01। ये न्यू डीसी 01 जो मैं प्रमोट करने वाला हूँ, वो नोएडा की डोमेन में ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये न्यू इसका डीसी 0, मतलब नियरेस्ट जो डीसी है उससे कनेक्शन, मतलब हाँ, नियरेस्ट
मैं नहीं चाहता हूं कि रूट जाके इसको पहले से ही रिजॉल्व करे, क्योंकि मैं इसको ज्वाइन कराने वाला हूं। होता क्या है देखो, जब मैं इसको अभी, आप ऐसे समझोगे, 1 मिनट में बताता हूँ फिर से। अब मैं इसको ज्वाइन कराने वाला हूँ कौन सी डोमेन, नोएडा, मतलब ये डोमेन में मेंबर बनाने वाला हूँ नोएडा डॉट मैं यहाँ पे रूट का पासवर्ड डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही पासवर्ड है। आप वैसे यहाँ पे चाइल्ड का भी डाल सकते हो, नोएडा का भी, क्योंकि ये डोमेन मैं मैनेज नहीं करता हूँ, तो मेरे को भी रूट का पासवर्ड है मेरे पास। अब मैंने इसको ज्वाइन कराया है noida.microsoft.com में, ठीक है। अब noida.microsoft.com में ज्वाइन कराने के लिए अभी जो ये रिक्वेस्ट जा रही है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी सबसे पहले जो मैंने प्रिफर्ड डीएनएस एड्रेस डाला था ना, उसके पास जाएगी वो रिक्वेस्ट। किसके लिए, कि ये सर्वर, ये कंप्यूटर नेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करो डीएनएस में, और कौन से डीएनएस में, इस वाले डीएनएस में noida.microsoft.com। इसलिए मैंने उसको प्राइमरी में डाला था, ताकि रूट के पास रिक्वेस्ट ना जाके पहले पहले किसके पास चले जाए, सीधे noida.microsoft.com के पास चली जाए। समझ में आया भाई? हाँ रिप्लिकेशन वाला इशू तो बाद में आएगा, जब मैं इसको प्रमोट कर दूंगा तब रिप्लिकेशन का इशू आएगा, मतलब रिप्लिकेट होना चाहिए। वो बात आपकी सही है, बट यहाँ पर पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि रिक्वेस्ट किसके पास सबसे पहले जाए, जो प्रिफर्ड होगा उसके पास पहले जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा था फॉलोइंग टू ज्वाइन द डोमेन यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट, ओके पता, लेट मी क्रिएट 172, ओके। यहाँ पर देखता हूँ कोई यूजर नेम, मेंबर ऑफ डोमेन यूजर, तो ये एक है, ओके। ये बना सकता है वहां पे ऑब्जेक्ट, इसका नाम है SAS एडमिन। अब आपको पता चल, मतलब वो एरर इसलिए आई थी क्योंकि मेरे पास एग्जैक्टली noida.microsoft.com का पासवर्ड नहीं था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिर्फ noida.SAS एडमिन, देखता हूँ इसका। ठीक है, डोमेन में ज्वाइन हो गया। अब हम इस डीसी को, ये रिबूट हो, मतलब ये अभी सर्वर है, ये सर्वर रिबूट होके आएगा तो हम इसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट? नहीं। अब ये जो रिबूट हुआ है उसका आईपी ये है। अब मैं इस पे जो लॉगिन करूंगा, प्रीवियस जो मेरा लॉगिन था उसके नाम से, मशीन के नाम से, और /एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब ये लोकल लॉगिन था। अब जो लॉगिन करूंगा, नेक्स्ट लॉगिन करूंगा, तो मुझे क्या इस नाम से लॉगिन करना चाहिए या फिर किससे लॉगिन करना चाहिए? ये इससे भी हो जाएगा, ठीक है। साइन इन ऑप्शन पे जाता हूं मैं, हम लोग अभी डोमेन / उसके नेम। हाँ, अभी डोमेन / मैंने डाला नहीं है। अभी ये जो लॉगिन हो रहा है, यहाँ पे देखो new dc01.noida.microsoft.com, ठीक है। अभी ये जो लॉगिन हो रहा है, देखता हूँ मैं इससे लॉगिन होगा या नहीं होगा। ये जो लॉगिन हाँ हुआ है
वो हमारा किससे लॉगिन हुआ है? लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हुआ है। अगर मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से एडीएस का रोल इंस्टॉल करने जाऊंगा या प्रमोट करने जाऊंगा तो वो होगा नहीं। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इससे लॉग ऑफ करना पड़ेगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डोमेन जॉइन डिवाइस है और अभी हम लोग जो चेंजेस करने वाले हैं वो डोमेन के अंदर होंगे, तो हम लोग को डोमेन एडमिन आईडी यूज करना चाहिए। देखो, हाँ नहीं, डोमेन एडमिन आईडी यूज करना चाहिए, वो बात सही है। होता क्या है, मैं इससे भी ट्राई करके देख लेते हैं क्या एरर आएगी। आई थिंक संबित आप प्रमोट कर रहे थे या कोई प्रमोट कर रहा था ना? तरुण कर रहा था। बेबी संबित आप कर रहे थे ना प्रमोट? आप बोल रहे थे ना एडिशनल डोमेन कंट्रोलर नहीं बनना है हम आपके एनवायरनमेंट में। हेलो संबित, संबित ही बोल रहा था। संबित आप ही बोल रहे थे ना शायद? बहरहाल अगर मैं अभी किस अकाउंट से लॉगिन हूं, अगर आपको वो चेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए कमांड होती है सेट एल। ठीक है, अभी मैं लोकल लॉग ऑन सर्वर यूज करके लॉगिन हुआ हूँ नीडीसी 01 पे, और सेट यू, ये दो कमांड होती हैं। सेट यू से पता चल जाएगा आप किस प्रोफाइल से लॉगिन हो। यहाँ पर मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हूँ। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? हमारा लोकल प्रोफाइल है, लोकल यूजर प्रोफाइल है। तो मेरे को इससे लॉगिन नहीं करके मैं हमारे को लॉगिन करना है किससे? डोमेन एडमिन, एडमिन। डोमेन एडमिन से लॉगिन करना पड़ेगा। क्योंकि मैं क्या करने जा रहा हूँ, डोमेन एडमिन से क्यों लॉगिन करना है? हाँ बोलो संबित। आ रहा है? हेलो हम्म, हेलो। हेलो। हाँ, एक्चुअली मैंने फेस कर रहा था प्रॉब्लम, जो मैंने जब डोमेन कंट्रोल के ऊपर जो आईपी जब चेंज कर रहा था ना, उसी टाइम पे मैं दोबारा लॉगिन नहीं हो पा रहा था। डोमेन डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आप आईपी चेंज कर रहे थे, मतलब डोमेन कंट्रोलर का आईपी मान लो एक्स था, आपने वाई कर दिया उसका आईपी, करेक्ट? मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। मान लो मैंने एक डोमेन कंट्रोलर पे बनाया, फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर बनाया, ठीक है, ए वाला। हम्म उसके ऊपर जो डी आईपी जो पड़ा हुआ है, ठीक है, हम्म वो वाला आईपी मैंने नोट करके रखा। और उसका आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क एंड प्रीफर्ड डीएनएस जो भी कुछ है आई डीएनएस का सब मैंने नोट करके रखा। और जब नया वाला डीएनएस, सॉरी, नया वाला डोमेन कंट्रोलर जब प्रमोट कर रहा था चाइल्ड डोमेन करने के लिए, राइट, हेलो, हम्म। उस टाइम पे तो मुझे क्या करना पड़ा, तो जो पहला वाला डोमेन कंट्रोलर का आईपी है उसी रेंज पे मुझे आईपी देना पड़ेगा, राइट। तो मैंने जब आईपी चेंज करा, तो उस टाइम पे मैंने फिर वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता था, और मैं आई आरडीपी नहीं ले पा रहा था, ठीक है। तो यही हो रहा था मुझे दिक्कत। ओके। और प्रमोट करने के टाइम पे जब आप रिमोट नहीं ले पा रहे थे ना? रिमोट नहीं ले पा रहा था, और उसके साथ उसको चाइल्ड डोमेन भी नहीं बना पा रहा था। जैसे कि मान लो microsoft.com पहला वाला डोमेन कंट्रोलर है, तो मैंने चाह रहा था india.microsoft.com, राइट। तो ये जब बना रहा था उस टाइम पे ये नहीं बन पा रहा था, क्योंकि ये कुछ बोल रहा था, एक्चुअली एरर मुझे नहीं याद आ रहा है। अगर चाहो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट में भेज के दे दूंगा आज, ठीक है। हाँ हाँ दे देना, अगर हम्म, आपके पास कोई नहीं। अगर आप नेक्स्ट टाइम, अगर हम जब भी आप आना, तो अगर वो आपसे इशू सॉल्व हो जाए तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम आप ले आना, वो हम लोग खुद मिलके ही सॉल्व कर लेंगे, उसमें क्या हुआ। सही सही सही। हाँ क्योंकि वो क्या, हमें एनी हाउ हमें लर्निंग होनी चाहिए, करेक्ट, हाँ सभी को हाँ ट्रबल हाँ शूटिंग की लर्निंग होनी चाहिए। अब सही। जैसे यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो आपका सिनेरियो है ऑलमोस्ट मुझे लगा शायद सेम ही हो। अब मैं यहाँ पर
जो हमारा नया सर्वर है उसके ऊपर मैं डोमेन एडमिन से लॉगिन हुआ। डोमेन एडमिन से लॉगिन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं ADDS रोल को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, अदरवाइज डोमेन एडमिन रोल्स यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इस डोमेन कंट्रोलर पे मैंने क्या किया है, अभी तक सिर्फ DNS में IP दिया है और कंप्यूटर को हर ऑब्जेक्ट को एक IP मिला ही होता है। ठीक है, तो इसको IP भी है इसके पास। और जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि ये है आपका जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ जिसपे मैंने टिक किया हुआ, ये नोएडा में है। और ये वाला भी जो मेरा मेंबर सर्वर है ये नोएडा में ये भी आ गया है। ठीक है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन का कोई इशू नहीं है। कम्युनिकेशन का इशू का मतलब ये हो गया कि AD पोर्ट्स आपस में ओपन है, तभी मैं इस वाले को VM वेब वाले को इस डोमेन में ज्वाइन करा पाया हूं। ओके ठीक है, ओके तो अगर आप एजोर पे बना रहे हो, सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप एजोर पे बना रहे हो, खासकर एजोर पे, तो एजोर पे आप जरूर चेक कर लेना कि आपका जो VM है आपस में, वो आपस में उनके बीच में कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन है या नहीं है। क्या होता है एजोर पे बनाने पे, ये आपका एक अलग सबनेट है, ये एक आपका अलग सबनेट है। यहाँ पर पब्लिक IP लिखा है, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। जस्ट सपोज यहाँ पर मान लो मैं इसी को खोलता हूँ VM वेब को, इसका जो IP का सबनेट है वो क्या है, 172 सीरीज का है, 172.17 है। ठीक है, और अगर मैं इसका IP खोलता हूँ तो ये कौन सी सीरीज का है, 172.16 सीरीज का है। ठीक है, इसका सबनेट। तो यहाँ पर जो पब्लिक IP है वो सिर्फ रिमोट के लिए है, पर जो डोमेन कंट्रोलर जो आपस में कनेक्टिविटी है इनकी, वो है प्राइवेट IP से। समझ में आया? हाँ एजोर में क्या होता है, जो पब्लिक IP होता है वो सिर्फ इंटरफेस होता है आपको रिमोट के लिए, बस आपका रिमोट मिल जाए उससे, और उसका कोई काम नहीं है। बट जो आपस में जो इन तीनों जो VMs कम्युनिकेट कर रहे हैं वो प्राइवेट IP के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आपको जो भी यहाँ पर सबनेट हो रहा है, जैसे ये सबनेट यूज हो रहा है, VNet यूज हो रहा है, तो जैसे अगर आप जो आप यूज कर रहे होगे 100% मुझे लग रहा है आप एजोर ही यूज कर रहे होगे, करेक्ट? हाँ, तो एजोर में क्या होता है, यहाँ पे जाना, मैं आपके इशू समझ गया हूँ। VM वर्चुअल नेटवर्क, मैंने यहाँ पे क्या है, पेयरिंग कर रखी है, इसलिए मेरे को इशू नहीं आ रहा है। पेयरिंग कैसे की जाती है, वर्चुअल मशीन क्यों आ गया, वर्चुअल नेटवर्क। एजोर में बनाने के लिए आपको एजोर भी आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मतलब जैसे यहाँ पर क्या है, मैंने पेयरिंग कर रखी है। पेयरिंग कहाँ पे होती है पेयरिंग, ये पेयरिंग बना रखी है। ये क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पे पेयरिंग है। ये जो पेयरिंग है यहाँ पर एजोर यूजर VNet, इसके ऊपर रूट DC होस्ट है, इस एडॉप्टर के ऊपर या इस नेटवर्क के ऊपर। इसको मैंने किसके साथ में पेयर कर रखा है, इसको मैंने पेयर कर रखा है जितने भी इससे जितने भी कनेक्टेड, MP वाला भी DC है उससे भी मैंने किया है, नोएडा वाले DC से भी इसको पेयर कर रखा है। मतलब सबके ऊपर अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये किस किस से पेयर है। ये पेयर है हमारा 172.16 वाले नेटवर्क के साथ पेयर है। ओके तो आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर आप पेयरिंग कर दोगे तो आपस में कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी, और जैसे ही कनेक्टिविटी चालू होगी आप लॉगिन भी कर लोगे और वो डोमेन में ज्वाइन भी हो जाएगा। ओके ओके ठीक है, तो पेयरिंग करना जरूरी है। तो ये पेयरिंग वाला भी मैं सोच रहा हूँ इसको भी मतलब कैसे डोमेन VM कैसे बनाते हैं एजोर के ऊपर, ये एक अलग टॉपिक है, और कैसे आपस में पेयरिंग करते हैं वो भी एक अलग टॉपिक है। मतलब ED का पार्ट नहीं है, बट हाँ इसको अगर आप लैब बना रहे हो तो पता होना चाहिए। मैं वो डाल दूंगा इसका वीडियो, कैसे बनाते हैं हम, पेयरिंग कैसे करते हैं और क्यों हमें पेयरिंग करना पड़ता है, वो भी बहुत जरूरी है। पेयरिंग का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक अगर आप सबनेट ले रहे हो, मान लो एक सबनेट हमने लिया, ठीक है, इससे बता देता हूँ।
ये मान लो एक इमेज है हमारे पास, ठीक है, हाँ ये एक सबनेट है, ये एक सबनेट है और एक ये सबनेट है, ठीक है। आप इसको सबनेट मानो, चाइल्ड डोमेन मत मानो, ठीक है। अब इन सबनेट को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। सबनेट क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट जो सबनेट होते हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, हाँ हाँ ठीक है। एजोर में आपको बताना पड़ेगा कि ये सबनेट और ये वाला सबनेट आपस में कनेक्ट हो, वो आपको डिफाइन करना पड़ता है थ्रू पियरिंग, ठीक है। एजोर में रियल जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, जैसे आपका लैन हो गया, आप लैन में काम कर रहे हो, आपका कैंपस हो गया, वो लैन बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि मान लो एक सबनेट है, दूसरा सबनेट है, तो वो नेटवर्क टीम क्या करती है, उसको ट्रंकिंग के थ्रू, स्विच के ऊपर हम ट्रंक करते हैं और ट्रंकिंग के थ्रू वो आपस में, या सबनेट सबनेट पेयर कर दिए, वहां पे भी सबनेट पेयर कर दिए, तो वो कम्युनिकेशन होती है और आपको पता नहीं चलता क्योंकि वो हैंडल करती है नेटवर्क टीम। हाँ बट एजोर में क्या है, आप ही ने सबनेट बनाया, आप ही ने वीएम बनाई, तो आप ही को पेयरिंग करनी पड़ेगी। ओके हम्म तो यहाँ पर हम कहाँ थे, हाँ ये प्रमोट करते हैं। अब ये मैं आ गया हूँ इसके ऊपर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर आप देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के बारे में लिख के आ रहा है कि ये चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी, ये टूल्स का पार्ट है। मैंने किया ऐड फीचर, ठीक है, और नेक्स्ट कर दिया इसको, ओके ठीक है, नेक्स्ट किया, और मैंने डीएनएस पे कहीं टिक नहीं किया है, करेक्ट। यस अब यहाँ पे पढ़ोगे तो क्या लिखा है, ADDS required a DNS server to be installed on the network. If you do not have the DNS server installed, you will be promoted to install the DNS server role on this machine. ठीक है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया ना। अब अगर मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो एडीडीएस रोल इंस्टॉल हो जाएगा इसके हाँ ऊपर, और हाँ हमारे इन्वायरमेंट में एडीडीएस, यहाँ पर जो डेफिनेशन थी उसको एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हम पहला डोमेन कंट्रोलर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये नोएडा में एक ऑलरेडी डोमेन कंट्रोलर है, एक इसका फॉरेस्ट भी है, ठीक है, और एक डोमेन कंट्रोलर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। जो डोमेन कंट्रोलर हम यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं उसके डीएनएस, जो प्रिफर्ड डीएनएस है टीसीपी आईपी में, हमने एक आईपी डाल दिया है, ठीक है, वो IP1 है, और IP1 किसका है, वो इसका IP1 है, ठीक है। मान लो ये IP1 इसका है, ठीक है, IP1। अब क्या हो रहा है, अब मैंने यहाँ पर ADDS रोल में सिलेक्ट किया है, ADDS रोल सिलेक्ट किया है। अब जब मैंने ADDS रोल सिलेक्ट किया तो क्या मुझे इस सर्वर के ऊपर DNS रोल डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ये लेकिन ये मेरे लिए ऑप्शनल है, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ये मेरे लिए ऑप्शनल है। बट क्यों ये ऑप्शनल आया, इसलिए ऑप्शनल आया क्योंकि डीएनएस पहले से ही इस डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस डोमेन में, इस पूरे, ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है, करेक्ट। इस करेक्ट डोमेन में ये डीएनएस, क्योंकि यहाँ पर एडी जो इंस्टॉल हो रहा है वो एडी एक्चुअली नया नहीं है, वो एडी रिप्लिकेट होके आ रहा है, कहां से, यहां से। अभी मैंने इसको डिफाइन नहीं किया है, आगे चल के, क्योंकि उसने पहले से, जैसे ही मैंने एडीडीएस रोल सिलेक्ट किया तो एडीडीएस ने कंसीडर किया कि डीएनएस ऑलरेडी इनके पास एग्जिस्ट है क्योंकि ये मेंबर सर्वर का पार्ट है, ठीक है। ठीक है अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रमोट डोमेन कंट्रोलर। अब मैं यहाँ पर किस डोमेन में मेरे को ज्वाइन करना है वो मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसने noida.microsoft.com सबसे पहले क्यों पिक कर लिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये मेंबर सर्वर है किसका, noida.microsoft.com का, ठीक है।
ठीक है। इसलिए हमें डोमेन में पहले ज्वाइन कराना पड़ता है। ये बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा उसको। अदरवाइज हम यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, एमपी को भी सिलेक्ट कर सकते हो या माइक्रोसॉफ्ट। एमपी तो एग्जिस्ट नहीं करती है अभी। तो ये नेक्स्ट किया मैंने। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको कौन सा सबनेट कौन सा साइट लेना पड़ेगा? नोएडा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे ये क्या आ रहा है? ग्लोबल कैटलॉग। अगर हम पहला जब डोमेन कंट्रोलर भी बनाते हैं ना, तो यही ऑप्शन रहेगा आपके सामने। मतलब कोई इंटरफेस, कोई चीज नहीं होगा, सिर्फ ये वाली जो विंडो होती है ना, ये यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा सिलेक्ट करने का। ऊपर वाला सेम रहेगा। ऊपर जब आप पहला डोमेन कंट्रोलर बना रहे होगे, तब आप कहाँ वहां पे क्या लिखोगे? वहां पे आप ये वाला लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे कि मैं एक नया फॉरेस्ट बनाने जा रहा हूं जिसका नाम ये है XYZ। ठीक है। उसके बाद भी सारे ऑप्शन सेम होंगे, बस ये जो पहला विंडो है ना, ये अलग है। और उसके बाद के सारे ऑप्शन, जैसे आप फर्स्ट ऐड न्यू फॉरेस्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद भी यही पेज आएगा, सेम पेज आएगा। तो यहाँ पर जब आप पहला डोमेन कंट्रोलर कर रहे होगे ना, तब भी आपको डीएनएस यहाँ पर, जैसे मैंने इसको अनटिक कर दिया और नेक्स्ट करूंगा तो हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर डीएनएस एग्जिस्ट है इस इन्वायरमेंट के अंदर, इस फॉरेस्ट के अंदर डीएनएस एग्जिस्ट है। बट इस फॉरेस्ट के अंदर जो डीएनएस है वो पर्टिकुलर एक डोमेन का है, microsoft.com का। और इस डोमेन के अंदर जो डीएनएस है वो noida.microsoft.com का है। ठीक है। और ये जो हमारा मेंबर सर्वर है, ये है किसका है? noida.microsoft.com में एक मेंबर सर्वर या डोमेन कंट्रोलर बनने जा रहा है। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे डीएनएस अनटिक कर सकते हो, अदरवाइज आपको डीएनएस टिक करना ही पड़ेगा। और ग्लोबल कैटलॉग भी हमारे लिए ऑप्शनल यहाँ पे इसलिए आ रहा है। अगर ये पहला डोमेन कंट्रोलर होता तो ग्लोबल कैटलॉग को भी हम अनचेक नहीं कर सकते थे। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर जानना कि जीसी क्या हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जीसी कोई बताएगा? इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? या डीएनएस इसको देना चाहिए रोल या नहीं देना चाहिए? दोनों में से क्यों देना चाहिए, वो जानना चाह रहा हूं। ये दोनों क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है। मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, इंटरव्यूअर आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछेगा वो। क्यों दे रहा हूं मैं ये इन दोनों डोमेन को का अगर मैं इन दोनों को अगर अनटिक कर देता हूं, हम्म, ठीक है, अनचेक कर देता हूं, तो क्या इससे एडवांटेज होगा? और अगर टिक करता हूं तो क्या बेनिफिट मिलेगा? मतलब हाँ क्या एक्चुअली लॉस होगा और क्या बेनिफिट होगा? तो ये ग्लोबल कैटलॉग अगर नहीं चेक करते तो ये जैसे कि ये पहला वाला डोमेन कंट्रोलर है, राइट? मतलब सॉरी, ये वाला डोमेन पे ये पहला वाला डोमेन कंट्रोलर है, राइट? तो इस डोमेन का इंफॉर्मेशन नहीं रह पाएगा अगर जिसे हम लोग चेक नहीं करेंगे। तो हाँ ये पार्शियल इंफॉर्मेशन रखेगा ये फॉरेस्ट का, और खुद का इंफॉर्मेशन रखेगा, मतलब। देखो, मैं बता देता हूँ। इस डोमेन कंट्रोलर के पास हमारे जीसी भी है और डीएनएस भी है। ठीक है। हाँ इस डोमेन कंट्रोलर के पास जीसी भी है और डीएनएस भी है। ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं। और अब ये पूछ रहा है इसके ऊपर चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब यहां पर चाहिए नहीं चाहिए, ये डिफिनेशन में ही छिपा हुआ है इसकी, जीसी की डिफिनेशन क्या करती है। जीसी की डिफिनेशन क्या होती है, कोई बताएगा? ग्लोबल कैटलॉग सर्वर उसके पास जो ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन रखता है। इससे क्या होता है, जब कोई हम लोग ऑब्जेक्ट सर्च करते हैं ना, वो क्वेरी फास्ट हो जाता है। हाँ, देखो, जीसी के पास किसकी इंफॉर्मेशन होगी? जीसी के पास अपनी डोमेन की तो इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इस डोमेन कंट्रोलर के पास नोएडा वाली डोमेन कंट्रोलर की तो सारी इंफॉर्मेशन खुद ही रिप्लिकेट होके आ जाएंगी। करेक्ट। करेक्ट।
करेक्ट। तो इसके पास रूट किसकी का इंफॉर्मेशन होगी? information। जो ये फॉरेस्ट है, ये एक दूसरी डोमेन है। ये फॉरेस्ट तो है बट डोमेन भी है साथ में, करेक्ट? हाँ करेक्ट। यस यहाँ पे मान लो और भी होता, एमपी वाला अगर हमने डिलीट नहीं किया होता तो ये इसकी भी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता और इसकी भी इंफॉर्मेशन जीसी अपने पास यहाँ पे रखता। तो उससे क्या होता, अगर कोई यूजर मान लो रिक्वेस्ट करता किसके लिए, एमपी के लिए या फिर microsoft.com या रूट के लिए या अदर और डोमेन के लिए, तो ये जो क्वेरी है ना वो बहुत फास्ट रिजॉल्व होगी अगर जीसी है उसके पास, करेक्ट? क्योंकि उसको पता है कि कहाँ भेजना है। ओके जो किसने बताई थी डेफिनेशन, वो सही बताई थी कि वो पार्शियल कॉपी होती हैं सारी डोमेन की, अदर देन मतलब अपनी डोमेन की पार्शियल इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है, बट हाँ दूसरी डोमेन्स की पार्शियल इंफॉर्मेशन जीसी के पास होती है, ठीक है? और डीएनएस का बेनिफिट क्या है? अगर अगर जीसी वाला समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो बताओ, मैं उसको दूसरे तरीके से भी बताता हूँ। आप जो पूछ रहे, अगर हम लोग डीएनएस टिक नहीं करेंगे तो शायद ये एज अ नॉर्मल मेंबर सर्वर बन के रहेगा, नहीं डोमेन नहीं कंट्रोलर नहीं। नहीं नहीं डीएनएस, अगर डीएनएस, मैं यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम जीसी इस पे जीसी या डीएनएस दोनों को चेक नहीं करते हैं, दोनों को इंस्टॉल नहीं करते हैं यहाँ पर, तो क्या बेनिफिट होंगे और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? मतलब आप समझे मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ हाँ अगर हाँ, समझ गए। देखो डीएनएस एक अगर जस्ट सपोज मान लो ये डोमेन कंट्रोलर आपका डाउन हो जाता है, तो इस डोमेन में कौन सा डोमेन कंट्रोलर बचता है? ये वाला बचेगा प्रमोशन करने के बाद, करेक्ट? तो हाँ इसके पास ये जीसी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए डीएनएस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होने- मतलब आप आंसर आपने खुद ही बता दिया ना कि अगर मैं इसको डाउन कर देता हूं तो इसके पास भी सेम, अगर सेम चीजें हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये एट रैंडम डाउन हो जाता है, हाँ हाँ क्योंकि ये उस साइड में अवेलेबल है। अब आप समझ आए, रिडंडेंसी के लिए हमें सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर का इन्वायरमेंट हो तो सभी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर डीएनएस और जीसी दोनों ही रोल होने चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे जो आपकी यूजर की जो रिक्वेस्ट होंगी या क्वेरीज होंगी वो बहुत फास्ट होंगी। फास्ट किस लिए होंगी? क्योंकि इसके पास जीसी है, इसके पास पूरे इंफ्रा की इंफॉर्मेशन है। जीसी का काम होता है पूरे की इंफ्रा, जितना भी पूरा इंफ्रा है, ये पूरा का पूरा इंफ्रा, इसकी इंफॉर्मेशन जीसी के पास रहती है। और डीएनएस, इसके पास अगर डीएनएस है तो यहाँ पर अगर कोई लॉगिन रिक्वेस्ट या डीएनएस रिक्वेस्ट आती तो ये डोमेन कंट्रोलर भी रिजॉल्व कर सकता है। डीएनएस का पहला एडवांटेज ये है। डीएनएस का दूसरा एडवांटेज क्या है? डीएनएस जोन होती है रिप्लिकेट, करेक्ट? इसके पास जो डीएनएस जोन होगी वही डीएनएस जोन इसके पास होगी, ठीक है? अगर ये बाय चांस यहाँ पर ये डाउन हो जाता है तो ये वाली डीएनएस जोन आपके रिडंडेंसी मोड में काम आएगी, ठीक है? तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि डीएनएस जोन दो टाइप की होती है, एक डोमेन डीएनएस जोन होती है, दूसरी होती है फॉरेस्ट डीएनएस जोन, ठीक है? दो टाइप की डीएनएस जोन होती हैं, पता है किसी को? Yes. यस चलो मैं इसको पहले प्रमोट करता हूँ, फिर डीएनएस पे हम गलत बाद में आते हैं, ठीक है? तो मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे DSRM पासवर्ड डालता हूँ। DSRM पासवर्ड क्या होता है? Directory service registry passwords. बैकअप लेते वक्त उसका यूज करते हैं। DSRM पासवर्ड, हाँ करेक्ट। अगर हम बैकअप में नहीं, अगर हम रिस्टोर करने जा रहे हैं, ये लिखा हुआ ना रिस्टोर मोड, बैकअप नहीं रिस्टोर। जब हम इस डोमेन कंट्रोलर को रिस्टोर कर रहे होंगे, रिकवर कर रहे होंगे, तब हमें ये पासवर्ड की जरूरत होती है। और अगर माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से कि आप डोमेन कंट्रोलर को रिस्टोर करने से अच्छा है, ये डोमेन कंट्रोलर को मान लो ये डाउन हो जाता है और ये एग्जिस्टिंग है, मेरे पास रनिंग है, तो मैं इसको रिस्टोर ना करके मैं क्या करूंगा, एक नया डोमेन कंट्रोलर बना दूंगा।
ये आपस में रिप्लिकेशन चालू हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है रिस्टोर करने से अच्छा, किसी भी डोमेन कंट्रोलर को रिस्टोर करने से अच्छा एक नया डोमेन कंट्रोलर बना दो, वो ज्यादा इजी है। करेक्ट? मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट बोलता है और ये सही भी है, इजी वे है। अब यहां पर मैंने इसको नेक्स्ट किया, अपडेट डेलीगेशंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने नोएडा वाले डीएनएस पे आ जाता हूँ, नोएडा वाले, देखो ये जो डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर रहा हूँ वो noida.microsoft.com के अंदर प्रमोट कर रहा हूँ। तो इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जो भी डेलीगेशन होंगी डीएनएस की, वो उस वाले डोमेन कंट्रोलर पे आ जाएंगी। वो ये कह रहा है कि अपडेट। अभी तक मैंने इस पे कोई डेलीगेशन दी नहीं है। डेलीगेशन का मतलब होता है यहाँ पर आपने कोई नया, मान लो एक न्यू डेलीगेशन हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई आपने आपके एनवायरनमेंट में, ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट में डॉट कॉम में और भी हो सकता है कोई फॉरेस्ट हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम एक फॉरेस्ट है, हो सकता है इस कंपनी के अंदर और भी कोई फॉरेस्ट हो, एक छोटे मोटे फॉरेस्ट कोई यूज कर रहा हो, कोई बड़ा हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसकी डोमेन को यहाँ पर बना दिया। मान लो ये है एच करके एक फॉरेस्ट है यहाँ पर, आपने इसको यहाँ पर उसके रिकॉर्ड दे दिए, रिकॉर्ड 2 डॉट समथिंग, ठीक है। जो भी वो आईपी यूज कर रहे होंगे, वो आईपी इंटरनली आईपी होगा उनका भी, या हो सकता है हमारा जो ये जो फॉरेस्ट है माइक्रोसॉफ्ट और उस फॉरेस्ट के बीच में नेटवर्क कनेक्शन भी ना हो, बाद में हमने ट्रस्ट के थ्रू कनेक्शन बनाया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इसको काइंड ऑफ ये एक डेलीगेशन बना दिया, ठीक है। ये बना दिया हमने डेलीगेशन। ये इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपके इंटरनल नेटवर्क में अगर एचएस की कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो सीधे एनएस रिकॉर्ड को पिक करेगा, उसका आईपी देखेगा और रिक्वेस्ट सीधे उसी के पास चली जाएगी। मतलब ये बाहर नहीं जाएगी नेटवर्क में, ये इंटरनेट पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, ये आपके डीएनएस से सीधे उनके डीएनएस पे चली जाएगी। ये है एक डेलीगेशन का रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे बना दिया। अगर मैं इसको ये वाला ऑप्शन अगर टिक करूंगा यहाँ पर, तो ये जो एचएस बनाया है इस नए डोमेन कंट्रोलर पे भी आ जाएगा अपने आप, ठीक है। ओके अब ये पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि जो है जो आप रिप्लिकेशन वाली सारी चीजें हैं वो कहाँ से पिक करना चाहते हो। ओके, यहाँ पर मुझे क्या है, करंट यूजर उसने लिया है, सही लिया है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई डोमेन कंट्रोलर मेरे को दिख नहीं रहा है कि रिप्लिकेशन किससे ले, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है ऐसा, कोई है इसके लिए आंसर किसी के पास? कोई दे सकता है आंसर इसका? मतलब इशू आपको समझ में आया क्या है, तभी आंसर। हेलो, देखो इशू ये है कि यहाँ पर तो जब मैं इस स्टेप पे आया हूँ तो यहाँ पर ये कोई डोमेन कंट्रोलर को पिक नहीं कर रहा है कि किससे ये जो नया मैं जो सर्वर प्रमोट करने जा रहा हूँ
ये रिप्लिकेशन किससे ले ये रिप्लिकेशन, तो यहाँ पर ये क्यों नहीं ले रहा है, ठीक है। अगर ये ले नहीं रहा है तो यहाँ पर जो लिख के भी आ रहा है रिप्लिकेशन फ्रॉम, ठीक है, इसका मतलब है उस साइड में कोई डोमेन कंट्रोलर इसको मिल नहीं रहा है, ओके ठीक है। तो मैं इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं गया साइड एंड सर्विसेज में, ठीक है। जो हमारा डोमेन कंट्रोलर जिसको मैं प्रमोट करने जा रहा हूं उसका सबनेट क्या है वो देख लेता हूं। इसका शायद मुझे याद है 172.17 है आईपी कॉन्फ़िग। ये कैसे पता चलेगा इसका सबनेट क्या है, आईपी कॉन्फ़िग से 172.17 है इसका सबनेट, ठीक है। तो अब मैं इसका सबनेट है 172.17, अब मैं उस डोमेन साइड एंड सर्विसेज पे आता हूँ तो सबनेट देखता हूँ 172.17 ऐड है इसमें और 16 भी ऐड है सबनेट में, और 10 वाला नहीं ऐड है, वो गलत नहीं ऐड है। और ये जो सबनेट है 172.17 इसमें एमपी साइट लिंक है, ठीक है। इसको नोएडा करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, और समझ गए यहाँ पे क्या इश्यू था, क्योंकि ये सबनेट एमपी के लिए है, अब मैंने इसको नोएडा के लिए भी कर दिया है, समझे भाई। हाँ हाँ यस क्योंकि ये सबनेट डिफाइन किसके लिए था, एमपी के लिए डिफाइन है यहाँ पे। अब यहाँ पर ये वाला 16 वाला भी नोएडा के लिए है, अब मैंने यहाँ पे नोएडा, दोनों ही नोएडा डाल दिए हैं। और यहाँ पर और भी देख लेता हूँ एमपी में, और भी इसके मतलब एमपी में वीएम टेस्ट लैब, एमपी की और भाई चीजें तो नहीं है कुछ, और एनटीडीएस सेटिंग्स में एक साइट के लिए 2 सबनेट असाइन कर सकते हैं क्या ऐसा? हाँ, एक साइड के लिए मल्टीपल यार, ये साइड का मतलब क्या होता है, साइड का मतलब हो गया जैसे आपकी नोएडा एक साइड है, ठीक है। अब Yes. उसमें मल्टीपल आपकी बिल्डिंग्स हो सकती है, यस यस करेक्ट, मल्टीपल यस बिल्डिंग्स हो सकती है, मल्टीपल बिल्डिंग्स का मतलब हो गया मल्टीपल सबनेट भी हो सकते हैं। जैसे यस तुम्हारा ऑफिस होगा जहां तुम काम कर रहे होगे वहां पे तो मल्टीपल सबनेट होंगे, यस यस करेक्ट भाई। यस तो यस अब यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ, मेन चीज ये नहीं है सबनेट, मेन चीज ये है यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। और जो ये सबनेट पहले तो इसी ऑब्जेक्ट के लिए असाइन था, ठीक है, मैंने यहां से तो इसको चेंज कर दिया है कि नोएडा डिफाइन कर दिया है, बट ये कहीं ना कहीं इंटरनल डेटाबेस में ना पड़ा हो, ठीक है। उसको मैं डिलीट करूंगा बाद में, इसको फोर्सफुली डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको हम आते हैं वहां पे, अब देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट एनी, देखो अभी मैंने क्या है यहाँ पे सिलेक्ट एनी डोमेन कंट्रोलर कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेगा ये उस साइट, यहाँ पे क्या जैसे जनरली क्या होता है आप पिक कर सकते हो कौन सा डोमेन कंट्रोलर से रिप्लिकेट करना है उस नोएडा वाली लोकेशन पे। अभी मैंने क्या कर दिया, एनी कर दिया है। अब क्या करेगा ये हो सकता है या तो मेरे को ये पूरा कंसोल ये जो खुला हुआ है विजिट ये पूरा कैंसिल करना पड़े देन वो शो कर दे, या फिर रिबूट करना पड़े देन उसके बाद वो शो हो जाए, क्योंकि ये ड्यूरेशन जब हम ये कंसोल ओपन कर चुके हैं उसके बाद मैंने वहां पे जाके चेंज किया है, हो सकता है वो तब पिक करे। बट अगर मैं इसको प्रमोट ऐसे ही कर देता हूँ तब देखते हैं ये पिक करता है या नहीं करता है। अभी यहाँ पे कर देगा वो प्री चेक्स में कि किया या नहीं किया। अब यहाँ पे ये फिर से चेक कर रहा है, इसने पिक कर लिया है, ठीक है।
पास हो गया है। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये पास हो गया प्रीरिक्विजिट सारी, ठीक है। ये इंस्टॉल करने के लिए रेडी हो गया। तो मेन चीज ये है, आपको समझ में आया नहीं आया वो ज्यादा जरूरी। यहाँ पर जो मेन चीज थी कि पर्टिकुलर अगर आप डोमेन कंट्रोलर किसी और सबनेट में भी बनाने जा रहे हो तो वो आपका सबनेट उस साइट से लिंक भी होना चाहिए, ठीक है। yes, मान लो यहाँ पे जैसे मैंने ये इस वाली साइड में करने जा रहा था, तो मैंने इस साइड को नोएडा से लिंक कर दिया। अब ये क्या होगा, डोमेन कंट्रोलर जो प्रमोट होगा वो डोमेन कंट्रोलर हमारे यहाँ पे आएगा, नोएडा वाली साइड में आएगा, ठीक है। अदरवाइज सबनेट के हिसाब से वो एमपी में जाता। एमपी जो ऑब्जेक्ट, ये वाला जो एमपी साइट है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है बट वो साइट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये अभी डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे आ जाएगा। तो डोमेन कंट्रोलर को देख लेता हूँ। और किसी को कोई क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सौंदर्य, आपको, रोहित, निशांत, संबित, आगे हाँ हाँ तरुण, हाँ yes, आप yes, yes. तो मेरे को बता देना। सर तो अब हम ये थोड़ा सा, मैंने ना स्टार्टिंग में थोड़ा मिस कर दिया था, मैं लेट तो ज्वाइन मैं हुई थी। आपको रिकॉर्डिंग इसकी मैं कर रहा हूँ सेशन की। आप कब अपलोड करेंगे सर ये रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग मैं आज ही कर दूंगा, आज नहीं तो कल कर दूंगा। ठीक है स्टार्टिंग सर। में कुछ नहीं हुआ है, स्टार्टिंग में ये हुआ है कि मैं आपको फिर से जब तक ये कर रहा है प्रमोशन, शायद तरुण आपने भी मिस किया था स्टार्टिंग में, मे हाँ बी। देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा एनवायरनमेंट है प्रियंका का, ठीक है। तो मेरे को उन्होंने दिया था ये एनवायरनमेंट यूज करने के लिए। तो मैंने अभी इसमें चेक किया, इसमें 3 डोमेन है। 3 डोमेन में से एमपी वाली डोमेन का जो डोमेन कंट्रोलर है, इसमें तीनों में सिंगल सिंगल डोमेन कंट्रोलर थे। ओके। ये वाला जो डोमेन कंट्रोलर है वो डिकमीशन हो गया है या डिमोट हो गया है। डिमोट होने के बाद, अगर आप सिंगल डोमेन कंट्रोलर किसी भी डोमेन से डिलीट कर रहे हो तो आपको डोमेन कंट्रोलर को हटाने के साथ साथ आपको उसके ऑब्जेक्ट भी डिलीट करने होंगे उस डोमेन के, ठीक है। अभी इस डोमेन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ही कोई डोमेन कंट्रोलर है। अगर मैं यहाँ पे एमपी को ओके करता हूँ, अगर नोएडा को ओके करता हूँ, तो ये नोएडा डोमेन से, हमारा ये जो कंसोल है वो नोएडा डोमेन से कनेक्ट हो जाता है। अगर मैं एमपी डोमेन से कनेक्ट करता हूँ इसी कंसोल को, तो ये कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि कोई डोमेन कंट्रोलर है ही नहीं। एक्चुअल में ये जो कंसोल है बैकएंड में किससे कनेक्ट होता है, डोमेन कंट्रोलर से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डोमेन कंट्रोलर है ही नहीं, ठीक है, सर्वर इज नॉट ऑपरेशनल। तो अब क्या हुआ है, जब हम प्रॉपर डिमोट करते हैं डोमेन को, तो डोमेन को डिमोट करने के लिए आपको पर्टिकुलर साइट एंड सर्विसेज से आपको वो हटाना भी पड़ता है। क्या हटाना पड़ता है? साइट्स, राइट्स एमपी। जैसे यहाँ पर एक एमपी साइड है, तो मैंने क्या किया है, एमपी साइड का जो डोमेन कंट्रोलर था जो कि डिमोट हो चुका है, बट वो नोएडा की डोमेन में मैंने उसको ज्वाइन कराया और उसको प्रमोट कर दिया नोएडा की डोमेन में विथ एज ए सेम डोमेन कंट्रोल। आईपी एड्रेस। नहीं, आईपी एड्रेस, हाँ, आईपी एड्रेस हमने चेंज किया था? नहीं किया था, हमने आईपी नहीं चेंज किया, हमने नाम चेंज कर दिया था उसका। अच्छा अच्छा। हाँ, नाम आपको जरूर, नाम तो चेंज करना ही पड़ेगा, मे बी हो सकता है नाम, क्योंकि क्या होगा, ये डोमेन कंट्रोलर, ये डोमेन अभी यहाँ से प्रॉपर रिमूव नहीं होगा। हो सकता है इसका डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा हो और जो डोमेन कंट्रोलर का नाम होगा वो सर्वर भी यहाँ पे आ रहा हो, मे बी हो सकता है, ठीक है। तो हमने नाम तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, नाम तो मैंने चेंज कर दिया था, आईपी सेम है, आईपी नहीं चेंज किया। ओके सर। तो ये हम सिर्फ ट्राई कर रहे थे कि हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेट्स सी। अभी तक तो दिख रहा है मेरे को हो रहा है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर डीएनएस सर्विसेज चल रही हैं। सर जब हम डिमोट करते हैं तो फिर अगर मेटा डेटा से पूरा डेटा मतलब उसका असेट आईडी डिलीट कर देंगे तो शायद फिर वो नहीं रहेगा ना सर?
हाँ अभी ये मेरे को ये जो डोमेन है साइट mp.com, ये मैं अभी रिमूव करूंगा, या तो फिर मैं पहले प्रियंका से पूछूंगा देन उसके बाद रिमूव करूंगा, क्योंकि उसी का एनवायरनमेंट है, तो ऐसे मैं कुछ करना नहीं चाहता। ठीक है, ये हो गया रिबूट। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब मैं इस डोमेन पे किस, ये जो नया डोमेन कंट्रोलर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, अब मैं इस डोमेन कंट्रोलर पे अगर लॉगिन करता हूं तो किस आईडी से लॉगिन करूं? लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से करूंगा या फिर डोमेन डोमेन कंट्रोलर, डोमेन कंट्रोलर, डोमेन एडमिन से? डोमेन एडमिन। लोकल से लॉगिन होगा वैसे? डोमेन कंट्रोलर पे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होता है? कभी किसी ने ट्राई किया है? डोमेन कंट्रोलर के ऊपर लोकल एडमिन पे जो मास्टर एडमिन है वो उस पे साथ होगा। देखो जो लोकल वाला था, लोकल वाला जो था पहले, जैसे ये था वेब, वेब इसका नाम था सर्वर का, मान लो इस सर्वर का नाम है और स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, ये लोकल पासवर्ड ऐसे ही यूज हम करते हैं किसी भी कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करने के लिए, करेक्ट? हम्म, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से। तो जैसे ही आप डोमेन कंट्रोलर में बनाते हो या डोमेन कंट्रोलर सर्वर को जैसे ही प्रमोट करते हो, आपके लोकल क्रेडेंशियल सारे के सारे बंद हो जाते हैं। समझ रहे हो? जो आपका अकाउंट होगा, मान लो यही अगर आप पहला डोमेन कंट्रोलर होता, तो जो ये अकाउंट था आपका, ये एडमिनिस्ट्रेटर, ये प्रमोट हो जाएगा किसमें? डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर में प्रमोट हो जाएगा। अब आपको अगर यही क्रेडेंशियल आपको यूज करना होगा, तो आगे आप डोमेन लिखोगे, यहाँ पे वीएम वेब की जगह पे डोमेन लिखोगे, स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर लिखोगे, देन आप लॉगिन करोगे, पासवर्ड सेम रहेगा। ओके। ठीक है? या फिर दूसरा है डोमेन एडमिन के थ्रू लॉगिन करना, बट डोमेन एडमिन तो आपने किसी को बनाया ही नहीं, क्योंकि आपका पहला डोमेन कंट्रोलर था। वन डाउट पीयूष, हाँ हाँ। जब मैंने एक सर्वर बनाया था, उसको जब प्रमोट किया था, प्रमोट होने के बाद जब वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड पूछा, तो उस टाइम पे जो लोकल सर्वर का यूजर आईडी पासवर्ड दिया था, उस टाइम पे वही लोकल आईडी एंड पासवर्ड को यूज करके मैंने लॉगिन हुआ था, राइट? हाँ हाँ, लॉगिन कर सकते हो, मैंने ये कह रहा हूँ। सिर्फ आप अगर मान लो, एक मिनट, जस्ट सपोज मान लो आप ये एक सिनेरियो लेते हैं। ये आपका पहला डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है? हाँ हाँ। सबसे पहला इससे ये एनवायरनमेंट में कोई डोमेन कंट्रोलर ही नहीं है, ये फॉरेस्ट है ना डोमेन है, एडीडीएस रोल ही नहीं है। ठीक है? अगर इस एनवायरनमेंट में आप इसके ऊपर, इसका नाम है वीएम, ठीक है, इसका नाम मान लो वीएम, और इसके ऊपर लॉगिन कर रहे थे वीएम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, मैं एडमिन ही लिख रहा हूँ अभी, आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर ही समझ लेना। ओके। आप इसके ऊपर वीएम एडमिन से लॉगिन कर रहे थे, ये एडमिनिस्ट्रेटर ही नाम है। आपने क्या किया? इसको प्रमोट किया, इसको एक डोमेन बना दिया, आपने इसको डोमेन बना दिया, इसको डोमेन का नाम रख दिया आपने local.com, ठीक है, ये डोमेन का नाम है, करेक्ट? अब ये डोमेन में प्रमोट हो गया, प्रमोट होके ये था लोकल सर्वर, प्रमोट होके ये यहाँ पे आ गया, ये डोमेन, ठीक है, ये डोमेन हो गया। अब ये वर्क ग्रुप में था, अब ये डोमेन में हो गया, ठीक है? ये पहले वर्क ग्रुप में था, यहाँ पे लिख भी देते हैं, वर्क ग्रुप समझते हो ना आप लोग? हाँ हाँ। यस WG, ठीक है, ये WG में था वर्क ग्रुप, और ये प्रमोट होके अब ये जो आपका अकाउंट है ये भी प्रमोट होगा। ये प्रमोट कैसे होगा? यहाँ से ये आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये बस खाली ये चेंज हो जाएगा, लोकल हो जाएगा, बस लॉगिन करने का तरीका, और कुछ नहीं। यहाँ पर आप local.com लिख सकते हो,
या फिर ऐसे भी लॉगिन कर सकते हो, लोकल के भी। local.com और लोकल में फर्क क्या है? ये नेट बायोस से लॉगिन होगा और वो .com डोमेन से लॉगिन होगा। दोनों है एक ही चीज। जैसे आप यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे इस चीज को, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यूजर लॉगिन कैसे करता है? यूजर जो लॉगिन करता है, यहाँ पर अगर आप यूजर के अकाउंट पे आओगे, जैसे मान लो यही है, ठीक है, अकाउंट पे जाओगे, यहाँ पे इसके लॉगिन करने के तरीका लिखा हुआ है। अगर मैं noida/sysadmin लिखता हूँ तो ये लॉगिन कर जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर SAS admin, ठीक है, यही लिखा है नीचे, यहाँ पर इसको ही कॉपी कर देता हूँ, स्पेलिंग अगर बाई चांस, ठीक है। और यहाँ पर डोमेन कौन सी है हमारी? noida.microsoft.com। मतलब ये ऐसे भी लॉगिन कर सकता है और ऐसे भी लॉगिन कर सकता है, ठीक है। दो तरीके हैं लॉगिन करने के। और यहाँ पर मैं क्या बता रहा था आपको, होता क्या है कि जो आपका ये जो अकाउंट था VM एडमिन वाला, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर था। जैसे ही आपने प्रमोट किया, हाँ, जैसे ही आपने प्रमोट किया, जैसे ही आपने इसको प्रमोट किया, तो ये क्या करेगा? जो ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर में प्रमोट हो जाएगा। डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर में प्रमोट हो जाएगा। अगर आप इस पे लॉगिन जब करोगे, फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे, तो आपको local.com/एडमिनिस्ट्रेटर लिखोगे। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पर, और उसका पासवर्ड जो पहले यहाँ पर पासवर्ड था, मान लो पासवर्ड 1 था, ठीक है, वही पासवर्ड 1 आप यहाँ पे यूज करोगे। पासवर्ड, हाँ, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये है हमारा एडी का कंसोल। अगर आप यहाँ पे बिल्ट इन अकाउंट देखोगे, बिल्ट इन अकाउंट में जो ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, ये एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपका जो सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर था ना, वो प्रमोट होके यहाँ पे आया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर हैव अ कंप्लीट अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द कंप्यूटर/डोमेन, ठीक है। बट ये जो पहले था ना, पहले एक एडमिनिस्ट्रेटर को एक कंप्यूटर के ऊपर एक्सेस होती है, करेक्ट? ओके, ठीक है। बट यहाँ पर जब ये प्रमोट हुआ ना, तो ये जो /डोमेन है ना, ये आफ्टर प्रमोशन के बाद आया है। जैसे जो तुम्हारा कंप्यूटर होगा, उसके ऊपर जो सबसे पावरफुल, अगर वो डोमेन में नहीं है, वर्क ग्रुप में सबसे पावरफुल अकाउंट कौन सा होता है? एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है, ठीक है। तो इस सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, जो वर्क ग्रुप में था, ये तब ये अकाउंट प्रमोट होके डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। और इसीलिए यहाँ पर ये पहले लिखा था, बाद में इसमें /डोमेन बाद में आया है। /डोमेन तब आया जब ये डोमेन का पार्ट हो गया, समझे भाई? और इस पे ये जो मेंबर होगा, वो किस किस का मेंबर होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो किस किस का मेंबर है। डोमेन एडमिन का मेंबर है और इंटरप्राइज, ये डिफॉल्ट इसमें ऐड होके आते हैं। सेस एडमिन तो मैंने ऐड किया यहाँ पर, यहाँ हमने ऐड किया है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट किसका पार्ट है? दो पावरफुल रोल्स के पार्ट है। ये रोल है, डोमेन एडमिन एक रोल है, इंटरप्राइज एडमिन एक रोल है, बट ये एक अकाउंट है। एडमिनिस्ट्रेटर एक यहाँ पर ग्रुप है, बट इसमें आप मेंबर बना सकते हो लोगों को, ठीक है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर मान लो आपने एक, ये ग्रुप है, बट इसका जो पार्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। मतलब जब आप लिखोगे लॉगिन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर लिखोगे, बट लॉगिन इसी से हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर से। इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा। मान लो जस्ट सपोज एक और सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने क्या किया कि जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा था एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे क्या किया कि मान लो ये बंदा थोड़ा होशियार था, इस बंदे ने क्या किया कि यहाँ पर जो
ये ग्रुप था, इसका नाम एडमिनिस्ट्रेटर का नाम रीनेम करके इसने राम लिख दिया, ठीक है, करेक्ट। ये सिचुएशन भी हो सकती है अभिभावक ग्रुप में। अब इसको प्रमोट करेगा तो वो पहले लॉगिन किससे करेगा? राम से करेगा। फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है, लॉगिन किससे किया? राम से। अब इसको प्रमोट करने जा रहा है या इस पे फॉरेस्ट बनाने जा रहा है, वो local.com बनाया फॉरेस्ट। अब जब ये फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा, अब इसके पास तो डोमेन का किसी का पासवर्ड है ही नहीं, सिर्फ राम का ही पासवर्ड है, इसने प्रमोट किया, करेक्ट। प्रमोट करने के बाद इसके पास किसी का पासवर्ड है नहीं, तो राम का ही पासवर्ड है। और, और ये जो है इसका local.com में डोमेन हो गया, मतलब ये डोमेन कंट्रोलर। अब जब ये लॉगिन करेगा तो /राम लिखेगा और पासवर्ड डालेगा राम के, समझ गए यहाँ पे पासवर्ड। और राम मालूम है किसका मेंबर होगा? राम जो है यहाँ पर सेस एडमिन जैसे ऐड था ना, वैसे ही राम यहाँ पर इसका मेंबर बन जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का। जैसे यहाँ पे सेस एडमिन लिखा है, यहाँ पर राम का नाम लिखा होगा। समझ में आ गया? हाँ। अब शायद में भी ज्यादा क्लियर हुआ होगा आपको दूसरे एग्जाम। हाँ। तो ये जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है नया वाला, ये प्रमोट हो गया सक्सेसफुली। आप इस पे देख सकते हो, प्रमोट होने के बाद जो मैंने चेकलिस्ट दी थी आपको, वो भी आप इस पे परफॉर्म कर सकते हो। और सबसे मतलब थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग अभी भी रिप्लिकेशन में भी हो सकता है चल रहा हो या फिनिश हो गया हो, मे बी फिनिश ही हो गया होगा, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये आज की क्लास डीसीडिक में आप चेक कर सकते हो कि रिप्लिकेशन अभी इसका रनिंग है या नहीं है, और कोई एरर आ रही या नहीं आ रही। जैसे यहाँ पे बहुत सारी एरर्स आ रही है अभी भी, तो इस ये हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और रेप एडमिन में भी आप चेक कर सकते हो कि रिप्लिकेशन हुआ है नहीं हुआ है। तो जो मैंने एक आपको प्रमोशन करने के बाद एक चेकलिस्ट दी थी, ठीक है, वो भी आप इस पे रन कर सकते हो रेप एडमिन। ठीक है, एक्सेस डिनाई। ओके, ये एक्सेस डिनाई हमारा कौन सा डोमेन कंट्रोलर है? वीएम वेब, वीएम टेस्ट, ठीक है। जो ये एमपी वाला डोमेन कंट्रोलर है ना, ये देखो वीएम वेब। और एजोर वाला है हमारा यहाँ पर ट्राइंग टू रिट्रीव रेप्लिकेशन इंफॉर्मेशन एरर। हाँ, एजोर वाले से रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। और वीएम वेब वाला जो एमपी वाला है ना, अभी भी उसके ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ये 58 क्या है? 58 ये एरर नंबर है। ओके। बट यहाँ पर आप देख रहे हो ना 58 से इम्पोर्टेंट मतलब यहाँ पे ये है कि ये वीएम वेब वाला अभी भी आ रहा है, एमपी वाला, जबकि ये डोमेन एग्जिस्ट नहीं है। मतलब ये स्टिल रिकॉर्ड अभी भी बहुत सारे इसमें पड़े हुए हैं, प्रॉपर डिकमीशन नहीं हुआ है। तो ये रिप्लिकेशन के इश्यूज आएंगे। तो अब हम यहीं पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वाली जो हमारी क्लास होगी, हम यही वाला रिप्लिकेशन का इशू यहीं से सॉल्व करेंगे, इसका 58 वाले को। मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में हमने डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट कर दिया है, और अब आप समझ रहे होगे ये प्रॉपर रिप्लिकेशन अभी इसका हुआ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये रिप्लिकेशन तब तक होगा नहीं पर लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर शट डाउन रहेंगे, तो ये वहीं से ही आएंगे। या तो इसका मेटा डेटा क्लीन अप करना पड़ेगा ना? हाँ, वो हम आपके साथ ही करेंगे ना, मेटा डाटा क्लीनअप, तभी तो सीखेंगे, यस करेक्ट। यस। तो इसका मेटा डेटा क्लीन अप करेंगे, इसको पूरा डिलीट करेंगे। किसको डिलीट करेंगे? जो एमपी वाला है डोमेन कंट्रोलर, और तीसरा है कि एजोर वाले डोमेन कंट्रोलर के साथ में इसका कनेक्शन भी बनाएंगे एक अलग से। इसका वो कनेक्शन तो इजीली बन जाएगा साइड एंड सर्विसेज में, क्योंकि आपने शायद ध्यान दिया होगा कि उसका सबनेट ऐड ही नहीं था, किसी ने बोला भी नहीं है, मैंने भी नहीं देखा। तो यहाँ पे कोई सबनेट 10 सीरीज का ऐड ही नहीं है, जबकि 10 सीरीज पे हमारा रूट है, करेक्ट। Yes. तो ये हम सब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Okay. ओके सर।
ठीक है, तो अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं ठीक है। नहीं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड। ओके या बाय थैंक्स। थैंक यू।